फटाफट से थोड़ा सा सवाल करेंगे। देखिएगा, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग इन हिज लेग while jumping, Arun says that the rope deliberately got him out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? ये कौन सी स्टेज है जब बच्चे किस उम्र में ऐसे कारण देते हैं, तर्क देते हैं कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण खेल से बाहर होने के बाद अरुण कहता है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर बाहर किया है या आउट कराया है, रस्सी ने जानबूझ के पैर में अटक गई और बच्चा आउट हो गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं? सेंसरी मोटर में नहीं देंगे ऐसे तर्क, क्योंकि इलॉजिकल थॉट भी कब आ रहा है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं, या एनिमिज्म है ये साफ साफ कि निर्जीव चीज को सजीव समझना। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष पियाजे की सेकंड स्टेज है। ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, जन्म से 2 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, सॉरी जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव। SPCF इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, नहीं तो याद रखने की एक कहानी होती है, सम पीपल कांट फोकस, बट इतनी कहानियां याद रखोगे पेपर में अगर सिर्फ ट्रिक से जाओगे तो ट्रिक याद करने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए होगी फिर, ठीक है। चलिए खैर, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसको रहता है उसके लिए ठीक है भाई, किसी को याद रहता हो तो ट्रिक से करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। Which of the following activities are exemplary practices of assessment as learning rather than assessment for learning or assessment of learning? Assessment as learning का उदाहरण पूछा है हमसे, सिंपल बात। A student maintaining a metacognitive learning journal to track their own understanding of fraction concepts over a semester. Own understanding यानी खुद की लर्निंग पे फोकस कर रहा है, यानी सेल्फ लर्निंग की बात होती है असेसमेंट एज लर्निंग में, जबकि ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में टीचर इन्वॉल्व होता है आकलन में। शॉर्ट में करेंगे, अ टीचर डिजाइनिंग अ रूब्रिक विद स्टूडेंट्स, टीचर डिजाइन कर रहा है रूब्रिक यानी एक पैमाना बनाना, एक स्टैंडर्ड सेट बनाना, एक क्राइटेरिया बनाना, अलाउइंग देम टू सेल्फ असेस एंड पीयर असेस देयर साइंस मॉडल्स, खुद से और उसके पीयर्स असेस कर पाए, ये भी एज लर्निंग का ही उदाहरण है, ये भी एज लर्निंग का ही उदाहरण था, ठीक। एडमिनिस्ट्रिंग अ सरप्राइज डायग्नोस्टिक टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ यूनिट, ये फॉर लर्निंग का उदाहरण है। असाइनिंग, क्योंकि टीचर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है, खुद से जानने की बात नहीं है, टीचर को जानना है कि बच्चे की क्या नॉलेज है। असाइनिंग लेटर ग्रेड्स टू पोर्टफोलियोज एट द एंड ऑफ द टर्म, लास्ट में ग्रेड दिए जा रहे हैं, ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एसए का पार्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट एज लर्निंग भी एफए का पार्ट है। एज लर्निंग में बच्चे खुद की लर्निंग या उसके साथी समूह उसको क्या कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। कितने लोग कह रहे हैं, 50% लोग। अब देखो कितना आसान सवाल था लेकिन फंस गए सबके सब। अब इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में अंतर समझ लो। ये फॉर लर्निंग की बात थी क्योंकि टीचर ने सवाल पूछा है, अभी लर्निंग होनी बाकी है। फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन किया गया है, सवाल पूछा गया है लर्निंग के लिए। ऑफ लर्निंग लास्ट में आपको ग्रेड मिल गए, फाइनल बात खत्म हो गई। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछ रही हूं और लास्ट में पूछा कितने नंबर आए, तो वो नंबर इसलिए नहीं है कि आपके फाइनल ग्रेड वही लग जाएंगे, या बीच में ये सवाल पूछा फिर एक्सप्लेन किया, तो ये फॉर लर्निंग है। सीटेट के जो फाइनल नंबर होंगे वो ऑफ लर्निंग है। जब आप खुद से मॉक लगा रहे हो वो एज लर्निंग है, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो होने से रहे, ये भी एज लर्निंग है क्योंकि टीचर ने डिजाइन किया है, लेकिन डिजाइन किसके लिए किया है कि बच्चे खुद से खुद का मूल्यांकन कर सकें। तो ये भी ध्यान रखना है, बेशक टीचर नहीं होता एज लर्निंग में, लेकिन ऐसे ही रट्टे नहीं लगाने कि कीवर्ड याद रख लिया कि टीचर नहीं होगा। वो कीवर्ड तो सही है बट क्वेश्चन ने पूछा क्या ये तो देख लो सरकार, ठीक है ना बात। तो फर्स्ट और सेकंड सही हो गया, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसको। सीखने का आकलन कब होगा, बाद में आफ्टर द लर्निंग होगा ये, है ना। ऑफ लर्निंग जो है समेटिव असेसमेंट में आता है। फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर जांचने के लिए, टीचर इंप्रूव करेगा लर्निंग या डायग्नोस करने के लिए कि क्या इशू है, तो फॉर लर्निंग का इस्तेमाल होगा। और बच्चा खुद से खुद का आकलन कर रहा है, सेल्फ या उसका दोस्त कोई आकलन कर रहा है उसका, तो वो एज लर्निंग है। जब लर्निंग के साथ साथ जब आप स्वयं खुद से टेस्ट लगा रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कुछ, तो वो एज लर्निंग है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ाई है, तो शुरू के 4 क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि नहीं नहीं आसानी है क्वेश्चन। अब पता लग रहा होगा जो लोग टिके हुए हैं अभी तक। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल मैडम, आई लाइक इट वेरी मच। भाई हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बस बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम लोग। 10वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, घोर हिंदी मीडियम में। साइंस में विज्ञान पढ़ती थी, थोड़ा सा एफर्ट किया है। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 18, और कोई बुरी बात नहीं है हिंदी में पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं हम लोग। असर्शन यानी अभिकथन, रीजन यानी कारण। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित क्षण नहीं होता कि ये डिफाइन कर दोगे आपके इस दिन बच्चा बड़ा हो गया, कि अब वो 11 साल का हो गया या वो 13 साल का हो गया, अब तो वो टीन बन गया। टीन मतलब वो वाले टीन का डब्बा नहीं, एडोलसेंट, टीनेजर, समझ रहे हो? तो उसमें सारे गुण वही आ जाएंगे जो एक टीनेजर में हैं। ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ या एकदम से उसकी दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, जिस दिन 12 साल का हुआ तो अचानक से दाढ़ी मूछ आ गई, धीरे धीरे प्रोसेस है ना वो तो, ठीक है। तो ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित क्षण नहीं होता, एक मूवमेंट नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कि भाई 12 साल हो गए आपको, या आप 7 साल की उम्र में 6 साल के हो गए हो आज, तो लेटर चाइल्डहुड में आ गए। ये हम स्टेज में बांट दिया है हमने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड या कोई भी स्टेज जो है ये सब सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्मित। अभी बताया ना, दोनों बच्चों का बचपन सेम नहीं हो सकता 6 साल के, तो ये समाज के द्वारा निर्मित है। जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, एडोलसेंस का भी, वो स्टेजेस में समझने के लिए हमने बेशक बांट लिया हो। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये बात भी इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं पियाजे कोहलबर्ग टाइप के लोग, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई है कि जन्म से 2 में इतना, फिर 2 से 6 में इतना, और फिर 6 से 12 में इतना, तो ये कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। या एक जन्म से 2 वर्ष होते ही ये कहेंगे आप दूसरी स्टेज में आ गया, प्री ऑपरेशनल में आ गया, 2 वर्ष का हो गया तो। लेकिन वाइगॉत्स्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, और ये बात भी इसी के बारे में कि विकास तो सतत है, निरंतर चलता रहता है, कोई एक दिन नहीं है जिस दिन वो दूसरी स्टेज में अचानक से पहुंच गया और सब बदल जाएगा, ठीक है। ये सामाजिक संरचना है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है। 80% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड। मुझे उम्मीद कम थी, मुझे लगा था आप गलती करोगे इसमें। डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस अगर पूछा होता तब ये बात सही हो जाती कि एक डिफाइनेबल मूवमेंट होता है जब बच्चा नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी अनिरंतर है विकास। ये जो स्टेजेस आप देख रहे हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है कि स्टेजेस में टूट के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि विकास होगा नहीं, हमेशा चलेगा जीवन पर्यंत, लेकिन अनिरंतर है, यानी स्टेजेस में डिवाइड होकर के चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई ये प्री नेटल स्टेज है, ये स्कूल एज आ गई, अब ये एडोलसेंट आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो ये पियाजे भी कह रहे हैं ना स्टेजेस में टूट के चलता है। कोहलबर्ग जो भी स्टेजेस देता है वो कहता है विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वहीं वाइगॉत्स्की ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस नहीं बांटी डेवलपमेंट की, भाषा की 3 स्टेजेस दी हैं, दैट इज डिफरेंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, individuals at the post conventional stage prioritize universal ethical principles over concrete social laws even if it leads to legal non compliance, यानी लीगली हो सकता है वो आपकी बात ना मान रहे हो, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के, उत्तर पारंपरिक स्तर पे जब व्यक्ति होता है, जो हाईएस्ट लेवल है, और इसमें वो अपने पर्सनल एथिक्स कि अगर अन्याय हो रहा है तो वो जेंजी की तरह कहां सड़कों पे उतर जाएगा। क्यों? ये नियम नहीं है कि आप वहां के नियम हो सकता है कहीं वायलेट हो रहे हो, बट क्योंकि नियम समाज के लिए बने हैं और उनको बदला जा सकता है अगर वो ज्यादा लोगों की भलाई नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक राइट है कि इस्तीफा मांगा जा सकता है। ये किसी पार्टी के बारे में नहीं, कोई भी पार्टी होती है और ये हो रहा होता तो ये किया जा सकता था, ये लोकतंत्र है ना। और ये जब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो 5th स्टेज है, कोई एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए तो वो 6th स्टेज पे है, और लेवल दोनों का 3 ही है पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे जो नियम है उनके भी पार चले जाओगे आप अपने एथिक्स के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशन के बाहर, सोसाइटी के परे। रीजन क्या है इसका? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग इज डिफाइंड बाय एन एब्सोल्यूट रिजिड ओबीडियंस टू सोसाइटल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये तो 4th स्टेज है कि भाई ये तो उल्टी बात कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि यहाँ पे नियम मानने ही होंगे, रिजिड है नियम नहीं। ये कह रहे हैं फ्लेक्सिबल है, बदल सकते हैं अगर समाज का भला नहीं हो रहा उन नियमों से। जैसे किसान बिल वापस लेना हो तो नियम बदले गए क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है जिनका भला उससे नहीं हो रहा और वो सामने आए। मेरी इसमें अपनी राय पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मॉरलिटी के विषय में कोहलबर्ग की थियरी कहती है उसके मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स, है ना। मेरा इसमें पर्सनल मैटर नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखिएगा, तो ये तो गलत हो गया, इसके बारे में ये सही नहीं है। पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं होता ऐसा, कन्वेंशनल में होता है। पोस्ट हटाओ तब सही होगा ये, तो ये तो गलत हो गया। तो जब गलत ही हो गया तो बोथ का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। बोथ तो कुछ भी हो ही नहीं सकते, बोथ वाला तो ऑप्शन ही हट जाएगा जैसे कोई एक गलत हो गया, है ना, गेम ओवर हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ए तो सही है बट आर फॉल्स है। 64% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। रट्टे मत लगाया करो, कितना समझाऊं मैं आपको, है बोथ ए एंड आर कैसे सही हो जाएंगे? अगर यही तो बात है, अगर आपने वही रट्टा लगा लिया कि हाँ ये भी ट्रू ये भी ट्रू सब ट्रू है, फिर तो रट्टा भी क्यों लगाना है? ट्रू ट्रू और बिकॉज भी क्यों करना है जब आप कह ही रहे हो? तो फिर तो सिंपल है, फिर तो आप सोच ही लो कि यही होगा जब आप, भाई अगर इन दोनों में से कोई भी गलत निकल गया तो ए एंड आर बोथ राइट हो ही नहीं सकते। शर्त ये है, बिकॉज तब लगता है जब आपके ये दोनों सही हो, ए और आर, समझ रहे हो? ए सही है आर गलत है। 73% लोग लगे हुए हैं वही जवाब देने में, रट्टा नहीं लगाना है। फिर मैं क्यों पढ़ूं ये क्वेश्चन? अगर सबको ए एंड आर और बोथ ही सही करना हो तो फिर तो वही मान लें हम। ये कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की यानी सही और गलत नैतिकता की का सिद्धांत है। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसमें पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा आज्ञा का पालन करता है। टिट फॉर टैट होता है स्टेज 2 में। गुड बॉय नाइस गर्ल है थर्ड में। लॉ एंड ऑर्डर, समाज में नियम फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं, नियमों का पालन होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, रूल्स आर रूल्स, ये फोर्थ स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की। हालांकि इनकी थियोरी जिस दिन आएगी, कोई सवाल आएगा तब मैं डिस्कस करूंगी, यही सवाल था वैसे। पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाज में नियमों को बदला जा सकता है अगर वो भलाई नहीं कर रहे हैं किसी की। यूनिवर्सल एथिक्स, आप एक व्यक्ति भी समाज या दुनिया के खिलाफ जा सकता है अगर उसको लगता है कि गलत हो रहा है, तो इनजस्टिस हो रहा है तो पोस्ट कन्वेंशनल में जो मॉरलिटी, अब ध्यान रखिएगा तीनों लेवल है। प्री कन्वेंशनल में जीरो मॉरलिटी है, बच्चे का खुद का कोई सही गलत नहीं है, वो कहेगा जिस चीज से मेरी पिटाई ना हो वो बढ़िया है, जिसमें मेरा फायदा है, मुझे अगर पॉकेट मनी मिल रही है बाहर से मम्मी के लिए या किसी व्यक्ति, कोई आस पड़ोस का अंकल भी कहे कि नहीं बेटा जाके जो है सिगरेट ले आओ दुकान से, अब उसको 5 रुपए तुम्हें भी मिलेंगे खाने को। अब घर वाले बाद में बताएंगे ना जब पनिशमेंट मिलेगी कि ये काम नहीं करना था किसी के लिए, तो लेकिन उसके लिए तो वो सही है क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज है, टिट फॉर टैट है ना। एनीवे आते हैं तो खुद की मॉरलिटी जीरो होती है, स्वयं की मॉरलिटी जीरो होती है प्री कन्वेंशनल में। 4 से 10 वर्ष की उम्र है, कोई ज्यादा उम्र है नहीं। फिर 10 से 13 में ये आ जाएगा, 13 प्लस में पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा। एज उतनी मैटर नहीं करती बट फिर भी यू शुड बी नोइंग दिस। 3 लेवल्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्टेज 3 तो गुड बॉय नाइस गर्ल, तो इसमें समाज सोसाइटी सही गलत तय करती है, मॉरल प्रिंसिपल या मॉरल डेवलपमेंट सोसाइटी के हिसाब से। यहाँ पे खुद की जीरो मॉरलिटी, कोई सही गलत नहीं है। यहाँ पे जो समाज में सही है वो सही है, जो समाज में गलत है वो गलत है। जैसे मेरी मम्मी जो है सोशियोलॉजी में मास्टर्स हैं, तो उनको वो सिंपल हमें बचपन से ये कहती आई हैं, जब हम कहते थे थोड़े टीनेजर्स होते हैं तो बहस करने लगते हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं, रीजन करते हैं कि गलत क्या होता है, तो उनका सिंपल डेफिनेशन है सोसाइटी वाली ही कि जो समाज में सबके सामने नहीं किया जा सकता या जो समाज में हमें झूठ बोलना पड़े जिस बात पे, वो बात गलत है। मेरी डेफिनेशन ये नहीं है ऑफ कोर्स, तो ये सोसाइटी से ली हुई उनकी डेफिनेशन है। उस एज के लोग ऐसे ही सोचते हैं, या उस जनरेशन के लोग, या हम में से भी कई लोग सोचते होंगे, क्योंकि ये वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में है। ये मॉरलिटी सारी कन्वेंशनल मॉरलिटी है, ये समाज के हिसाब से सही गलत तय होगा। पोस्ट कन्वेंशनल यहां पे सेल्फ के नियम हैं जो शायद मैं और आप कई बार सोचते होंगे, यहां पे सेल्फ की मॉरलिटी है, समझ रहे हो? चलिए खैर, कोई कह रहा है रीड द क्वेश्चन इन हिंदी, हिंदी में भी पढ़ लेंगे भाई। अच्छा यही वाला क्वेश्चन है वैसे भी। उत्तर पारंपरिक चरण के व्यक्ति ठोस सामाजिक कानूनों के बजाय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों और संस्थागत प्राधिकरण के पूर्ण कठोर आज्ञाकारिता परिभाषित किया गया। नहीं नहीं भाई, ये पारंपरिक है, उत्तर नहीं लगा होता तो सही हो जाता, गलत है। ठीक तो है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। आलोक एक बच्चा है, व्यक्ति है, एक व्यवहार दर्शाता है। व्यवहार क्या है? होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, यानी टेढ़ी तिरछी गर्दन करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आईज, आंखें मल रहा है बार बार। फ्रिक्वेंटली पलकें झपका रहा है। रेडनेस और स्वेलिंग आ रही है आंखों में, लाल हो रही है आंखें या थोड़ी स्वेलिंग है, सूजन है। कंफ्यूजिंग लेटर्स को कंफ्यूज करके पढ़ रहा है। दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। ये किसके प्रभावी संकेत हो सकते हैं? बताइए कवि क्या कहना चाहता है। आलोक एक बच्चा है, आलोक एक बच्चा है, आलोक ही होगा ये, कि निम्नलिखित व्यवहार में कौन सी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण नजर आ रहे हैं। एज अ टीचर आपको ये सब भी तो देखना है ना, कि बच्चा असहज स्थिति में उल्टा टेढ़ा करके कभी बार बार खड़े हो रहा है, पीछे से बोर्ड पे देख रहा है, ज्यादा किताब पास लाने की कोशिश कर रहा है, स्वेलिंग है, आंखें रेड हो रही हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहा, बार बार पलकें झपका रहा है। तो ये सब विजुअल इंपेयरमेंट की दिक्कत, इंपेयरमेंट भी मत कहिए, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसको आई टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, या फिर पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर चश्मा लगना है या कोई और दिक्कत है तो वो पता लगेंगे। सीधा सीधा ये नहीं कह देना है ऐसी स्थिति में कि ये तो डिसलेक्सिया हो रहा है जी बच्चे को, बाकी सिम्टम्स भी हैं। डिसलेक्सिया में तो वो रिवर्स पढ़ता है, या फिर 6 को 9 पढ़ लेगा, बी को डी पढ़ लेगा,
डिफिकल्टी वहां भी है पढ़ने में, लेकिन इसमें बाकी सिम्टम्स को देखें अगर, वो तो अच्छा है कि यहाँ पे डिसलेक्सिया लिखा नहीं है, नहीं तो आप में से कई लोग डिसलेक्सिया कह देते। विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि संबंधी समस्याएं, कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर नहीं है ये, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम नहीं है कि भाषा को समझ नहीं पा रहा, वो आंखों से रिलेटेड समस्या हमें साफ साफ दिख रही है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं है, ऑटिज्म में बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, सेम बात को बच्चा। और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो जब सवाल आएगा तब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 9 सवाल और हैं, आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आप मुझे बताइएगा क्लास के बाद कि ऐसे ही रखें या थोड़ा कम कर दें। देखिएगा, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट है, इसको पहचानना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है। ये पूरा जो वाक्यांश है या पूरा पैराग्राफ है, स्टेंजा है। इन मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निशन एंड इमोशंस आर कंसिडर्ड कंप्लीटली आइसोलेटेड, यानी संज्ञान और संवेग जो हैं उनको अलग अलग मानते हैं हम मॉडर्न डे में। इंडिपेंडेंट डोमेन्स वेयर अ चाइल्ड्स इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट क्या है? इंटेंस टेस्ट एंजाइटी, बच्चे को पेपर से पहले एंजाइटी हो रही है, ये उसका इमोशंस है कि एंग्शियस फील कर रहा है वो। हैज एब्सोल्युटली नो बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस, कि इसका प्रभाव पेपर पे नहीं पड़ेगा ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक मेमोरी, रिट्रीवल एंड अटेंशन स्पैन। कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, ये याद करना दिमाग वाला काम है, फील करना दिल का काम है। दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, करते हैं। गलत कह रहे हैं, ये सवाल में गलत कहा गया है कि मॉडर्न डे में या आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान ये थोड़ी कहता है कि ये दोनों अलग हैं। संज्ञान और संवेग पूरी तरह से अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट एक ही केस में जब एक व्यक्ति का नाम आए कि जेजोंग के अनुसार, तो जेजोंग के अनुसार तो ये अलग हैं, अदरवाइज किसी और के अनुसार ये, या ओवरऑल साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो ये इंटर रिलेटेड हैं, बाय डायरेक्शनल हैं, इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा फियर फील कर गए या एंग्जाइटी फील कर गए तो हो सकता है जो आपको आता हो वो भी गलत कर दो आप पेपर में। होता है ऐसा कई बार जिनको एग्जाम एंग्जाइटी होती है, मुझे खुद थी, मुझे पता है। तो जब इमोशन अगर हाई हो गया बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, अगर एक्साइटमेंट का इमोशन, पॉजिटिव इमोशन फील कर रहे हो कि हाँ पेपर एक्साइटमेंट है, चलो काम खत्म होगा, आज तक जो तैयारी की थी या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। अगर पॉजिटिव इमोशन फील कर रहे हो तो पॉजिटिवली पेपर करोगे। अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या फियर कर रहे हो तो जितना आता है मेमोरी भी आपकी काम नहीं करेगी, रिट्रीव भी नहीं कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन जो याद होगा वो ध्यान भी नहीं लगा पाओगे, टाइम पे पढ़ भी नहीं पाओगे, ज्यादा टाइम लगाओगे पेपर में। तो ये बात तो फॉल्स है कि भाई इन दोनों कोई आपस में रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता, कहलाता है, असत्य कहलाता है ये रिश्ता, ठीक है ना, ये गलत है। सिर्फ जेजोंग नाम लिखा हुआ व्यक्ति का, उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट है, बाकी नॉर्मली हम मानते हैं इंटरट्वाइंड है। कॉग्निशन और इमोशन, सी और ई जो है यहाँ पे, चलो इसी सवाल पे आपको बता देती हूँ। कॉग्निशन और इमोशन जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपके इमोशंस कॉग्निशन को, कॉग्निशन इमोशन को, है ना, ठीक है जी। चलिए खैर आ जाइए। 22वां सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी, यानी एनवायरमेंट से जो भी आपको मिला, कोई मूवी देखी, कुछ सुना, किसी से कुछ पढ़ा, वो जो जानकारी प्राप्त हुई आपको, उसके अर्थ निर्माण यानी उसको समझ पाना और इसे स्मृति में आगे संग्रहित कर पाना, यानी मेमोरी में ऐड कर पाना, समझ के मेमोरी में ऐड कर पाने की प्रक्रिया को क्या कहोगे, ये बताओ फटाफट। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल, कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा कि आप मेमोरी में रिट्रीव कर लो या मेमोरी में ऐड कर लो, सेव कर लो, जिसको हम कहेंगे। रिट्रीवल तो तब होगा जब जरूरत पड़ने पे दोबारा आपने किसी का नंबर याद किया और दोबारा जरूरत पड़ रही है तो आप बता रहे हैं ये नंबर है या ये नाम है। जब आपने दूसरी बार उस व्यक्ति को देखा, मैंने राहुल को देखा, राहुल ने बताया इसका नाम राहुल है, फिर मैंने सेव कर लिया मेमोरी में, धारण कर लिया, है ना, धारण करने को भी कुछ कहते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, एक्वायर कर लिया अगर मैं आम भाषा में कहूं। फिर अगली बार जब मुझे राहुल दिखा तो मैंने कहा हाँ राहुल है, ये तो रिट्रीव किया मैंने अपनी मेमोरी में। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो पाते अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता कि ये राहुल है। ऐसा होता है बहुत बार कि कई बार लोग मिलते हैं और ध्यान नहीं जाता, उनका नाम ध्यान नहीं रहता या शक्ल ध्यान नहीं रहती, उतना अटेंशन शायद उस समय पे नहीं हुआ और वो फॉल्स मतलब वो हो जाता है, रिट्रीवल टू फेल हो जाता है, फेल टू रिट्रीव हो जाता है कि आप रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हो, फेलियर हो जा रहा है। तो अटेंशन जरूरी है, नहीं तो रिट्रीव नहीं कर पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे। अगर ध्यान ही नहीं दिया तो सेव नहीं कर पाओगे, अटेंशन जरूरी है। अटेंशन होगा तब आप उसको क्या कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे, और एक्वायर करने के बाद ही होगा कि रिट्रीव कर पाओगे या रिकॉल कर पाओगे जरूरत पड़ने पे, ठीक है ना। डिके होता है शयन, यानी कुछ टूट फूट गया, आधी अधूरी चीज याद है, रा याद है, हुल भूल गए, है ना। फॉरगेटिंग तो फॉरगेटिंग है कि पूरा ही भूल गए, शयन में थोड़ा बहुत आप भूल गए या कुछ
हिस्सा भूल गए, तो अटेंशन है यहाँ पे। अगर वापस से याद करके बताना होता तो रिट्रीवल हो जाता या रिकॉल हो जाता। जैसे एमसीक्यू में आप क्या करते हो, रिकॉल करते हो, रिट्रीव करते हो, नहीं, रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो। जवाब तो आपके सामने ही होता है ना, जवाब तो आपके सामने ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। स्पीड अब थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ऐसा ही मैं कह रही हूँ बहुत देर से, बट मजा इतना आ रहा है क्वेश्चन डिस्कस करने में। कमेंट्स देखूं कुछ, कमेंट्स लास्ट में ही देखूंगी। बताओ फटाफट। प्लीज डोनेट सम मनी फॉर असम फ्लड्स। यार आपको कहने की जरूरत ही नहीं है ये चीज तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल क्लासरूम। मल्टी लेवल क्लासरूम थोड़ा चाइल्ड सेंटर टाइप का ही होता है कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं और अलग अलग लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, बहुस्तरीय कक्षा। तो कौन सा जवाब आप लोग दे रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन 33% लोग। इसमें आप लोग घबरा रहे हैं, देखते हैं, आपने घबराना नहीं है। डिजाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू सीक्वेंशियली अरेंज्ड कॉम्पिटेंसीज नोन एज माइलस्टोन्स ऑन अ लर्निंग कॉन्टिन्यूम। नहीं भाई, कि सीखने के साथ आते मील के पत्थर माइलस्टोन होते हैं कि हर एक स्टेज में क्या क्या अचीव करना है उसको लेकर के, उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई है। स्ट्रक्चरिंग पीयर ट्यूटरिंग वेयर ओल्डर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स सपोर्ट यंगर पीयर्स इन अ हेट्रोजेनस ग्रुप, ये भी कोई बात नहीं हो रही है। ये मल्टी लेवल का मतलब ये नहीं होता है टीचर अलग अलग लेवल पे नीड के हिसाब से पढ़ा पाए। प्लानिंग साइमल्टेनियस लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अक्रॉस ग्रेड्स यूजिंग ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग कार्ड्स एंड एक्टिव लर्निंग किट्स। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा दो, उसको मल्टी लेवल की बात हो रही है ना, मल्टी डिसिप्लिन नहीं कह रहे हैं हम। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म, ओ अब तो लग रहा है बस यही थोड़ा सही जा रहा है। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म, एक सेकेंड उल्टा ही पढ़ दिया है सारा, देखो एक बार दोबारा देखेंगे। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म एलिमिनेट करने की आदत हो गई है ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नोट तो लिखा नहीं होता ज्यादातर क्वेश्चंस में। ये आपको भी नहीं करना है, मैं भी थोड़ी सी थकी हुई हूं तो ये मैं कर दे रही हूँ, ये आप भी करते हैं पेपर में, सबके साथ होता है ये कि कई बार आप भूल जाते हो कि पूछा क्या था। पूछा अगर ऑड वन आउट था, नॉट पूछा था, तो एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करने बैठे तो एलिमिनेट तो कर दोगे, पेडागोजी में कोई एक तो सबसे बेहतर मिल जाएगा जवाब, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर नहीं चूज करना है यहाँ पे, जो गलत है वो चूज करना है। वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। मल्टी लेवल या ग्रेड, अच्छा ग्रेड भी लिखा हुआ है ना, फिर तो सही थी वो बात। मल्टी ग्रेड या मल्टी लेवल देखते हैं, यानी कई ग्रेड के बच्चे एक साथ बैठे हो, ये भी पॉसिबल है। डिजाइनिंग कंबाइंड क्लास जिसको कह देते हैं, डिजाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू सीक्वेंशियली अरेंज कॉम्पिटेंसीज नोन एज माइलस्टोन्स ऑन अ लर्निंग कॉन्टिन्यूम। कह सकते हैं भाई, फिर इसको सही, पहले हमने पूरा नहीं पढ़ा था, फिर ये गलत नहीं है कि सीखने के सातत्य यानी मील के पत्थर के रूप में जानी जाने वाली क्रमिक रूप से व्यवस्थित दक्षताओं के माध्यम से छात्रों की प्रगति को डिजाइन करना, कि इस लेवल का आता है या नहीं, जो 6th में पढ़ा था वो आता है अभी या नहीं। अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हुए हों, ये संभव है एक क्लास में, या अलग अलग एटलीस्ट इसके सेक्शंस के बच्चे बैठे हुए हों। स्ट्रक्चरिंग पीयर ट्यूटरिंग वेयर ओल्डर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स सपोर्ट यंगर वंस, हाँ ये भी पॉसिबल है कि पीयर ट्यूटरिंग हो रही हो, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल है, तो एक बच्चा है जिसको डिफिकल्टी ज्यादा आती है लेकिन दूसरे वाले को मॉडरेट भी नहीं आता, इजी भी नहीं आ रहा, तो वो उसको हेल्प करेगा। मल्टी ग्रेड क्लासरूम है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग लेवल पे सीखने वाले बच्चे हैं। प्लानिंग साइमल्टेनियस लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अक्रॉस ग्रेड्स यूजिंग ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग कार्ड्स एंड एक्टिव, हाँ बच्चे एक्टिव हैं, कुल मिला के बात ये है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑड वन आउट सिंपल है, बाकी सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म डिलीवरिंग यूनिफॉर्म, ये पढ़ते ही दिमाग क्लिक कर गया था। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म टीचर डायरेक्टेड लेक्चर्स साइमल्टेनियसली टू ऑल ग्रेड्स इन द रूम व्हाइल एक्सपेक्टिंग साइलेंट पैसिव कॉपिंग। बच्चा एकदम निष्क्रिय है, जिस ऑप्शन में बच्चा निष्क्रिय है, पैसिव है, वो ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। मैंने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में थोड़ा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलत पढ़ लिया था, ऑड वन आउट पे मेरा ध्यान नहीं था, और दूसरा फटाफट से कीवर्ड के थ्रू हम सॉल्व कर रहे थे, पूरा नहीं पढ़ा था कि ये जो कह रहा था माइलस्टोन्स के बारे में, माइलस्टोन सोच के डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ लिया था। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है पेपर में, तो ऐसे काम ना करें, सिर्फ कीवर्ड से सॉल्व ना करें, गलती आपसे भी हो जाएगी फिर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इसमें, क्योंकि सिंपल ऑड वन आउट वही होगा जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल में मल्टीपल लेवल के बच्चे हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के बच्चे हैं, ग्रेड्स के बच्चे हो सकते हैं, जिनको आप एक साथ सिखा रहे होते हो बाकी सारे तरीके अपना करके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है। अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज would be an effective strategy in helping the student stay focused।
एक शिक्षिका यह नोटिस करती है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, बेचैन है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, अटेंशन नहीं पे कर पा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित रखने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? यानी बच्चे को क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसकी संभावना है कि अटेंशन में कमी है और जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, एक जगह सीट पे बैठ नहीं पाता। अब यहाँ पे इसको मैनेज करने का क्या तरीका होगा? जो बच्चा खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा, स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन। सिर्फ बताने से हो जाएगा सख्ती से कि ये नहीं करना है, डांट दो? नहीं भाई, ये तो करना ही नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही नहीं है। बच्चे के पक्ष में रहना है आपको हर जवाब में। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि जिस बच्चे को अटेंशन बना के रखने में दिक्कत हो, उसको पार्ट्स में तोड़ दो प्रॉब्लम को, 5-5 मिनट के टास्क दो, क्योंकि वो उसके लिए इजी होता है। या टाइमर का इस्तेमाल लगा लो, भाई 5 मिनट पढ़ना है, फिर जिससे जैसे 3 घंटे जो नहीं पढ़ पाता, मैं उसको सिंपल कहती हूँ भाई आप 25 मिनट का टाइमर लगा लो, अलार्म लगा लो और 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। बजाय कि ये सोचने के आज 3 घंटे पढ़ना है, 25-25 मिनट के 6 स्लॉट लगा लो, ठीक है ना। एनीवे, कॉलिंग द पेरेंट एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। कोई बच्चे में कमी नहीं है, ये कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उससे डांट फटकार से थोड़ी ना आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास। ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है। सेकंड ऑप्शन 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला सवाल है, फटाफट से करेंगे। अंजलि क्या कह रही है? हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर्ग्यूज दैट ह्यूमन कॉग्निटिव पोटेंशियल कैन नॉट बी एडिक्वेटली मेजर्ड बाय अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल और आईक्यू टेस्ट। यानी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 8 प्रकार की बुद्धि की उन्होंने बात की है, ये तर्क देता है कि मानव संज्ञानात्मक क्षमता को एकल मानकीकृत पेपर पेंसिल आईक्यू परीक्षण द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात तो कहते हैं गार्डनर के आईक्यू टेस्ट जो है वो एक प्रॉपर एकमात्र तरीका नहीं है, या ठीक से इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकता, वो क्रिटिसाइज करते हैं आईक्यू टेस्ट को। बात तो सही है। रीजन क्या? क्योंकि इंटेलिजेंस एक विस्तृत चीज है। भाई थॉमस एल्वा एडिसन को भी कह दिया था इनको ले जाओ, ये नहीं पढ़ पाएंगे स्कूल में, फिर उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। वो वाला नहीं कि जेब से कबूतर निकाल के दिखा दिया हो, वो वाला कि बल्ब बना दिया उन्होंने, वो वाला चमत्कार, ठीक है। तो इंटेलिजेंस को पूरी तरह से एक आईक्यू टेस्ट में थोड़ी मापा जा सकता है। आईक्यू टेस्ट एक वन ऑफ द वेज है, बट इट इज नॉट द ओनली वे, या पेपर पेंसिल टेस्ट ही सब कुछ नहीं है जिससे बुद्धि का मापन हो सके। ये बात कौन कहता है? हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं। रीजन क्या है इसका? आईक्यू टेस्ट प्रीडोमिनेंटली मेजर लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटीज while neglecting other culturally valued capacities like spatial intelligence, musical ability, interpersonal intelligence। भाई कोई व्यक्ति लोगों के साथ कहीं भी जाता है, 4 दोस्त बना के आता है, लोगों के साथ डील करने में बहुत अच्छा है, अच्छा पॉलिटिशियन या नेता हो सकता है आईक्यू स्कोर उसका उतना अच्छा ना आया हो। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आईक्यू स्कोर्स में, ज्यादातर आईक्यू स्कोर्स में, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट आपका आईक्यू स्कोर में नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो थोड़े से बने ही उस तरह से होते हैं, लॉजिकल एबिलिटी को ज्यादा चेक करते हैं। जबकि आपके अंदर और भी तो क्षमता है, भाषिक क्षमता भी तो है, स्पेशल यानी देख करके कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है, वो भी तो क्षमता है। म्यूजिक में कोई बहुत अच्छा है, आईक्यू हो सकता है उसका स्कोर उतना ज्यादा ना हो। तो ये बात सही है और ये बात भी सही है। इसका रीजन इन्होंने सही दिया है कि आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है, ये बाकी कल्चरली वैल्यूड नहीं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है। कई बार कल्चर बायस होते हैं आईक्यू टेस्ट, तो बोथ है आर ट्रू। भाई जब दोनों सही है और दोनों बस ये देख लो इसके बारे में सही है कि नहीं है, इसके बारे में भी सही है। तो राहुल और अंजलि एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये नॉट आओ, ओके ओके ओके, मैंने ही नोट लगा दिया, मुझे लगा यही सही होगा, मैं ही अब जल्दीबाजी में हूँ, आप ही सही हैं। नोट ऊपर दे दिया था इन्होंने, ठीक है ना, ये फिर सही नहीं होगा क्योंकि ये तो सही है, बाकी दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे ही आप ये देख लेते हो कि दोनों सही हैं या नहीं है। फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कहता है? सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। भाई आपको कहा जाए 140 नंबर जो लेकर के आएगा उसको हम एक हवाई जहाज देंगे, तो आप किसके लिए 140 नंबर ला रहे हैं? वो हवाई जहाज के लिए। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, नौकरी में भी नहीं आएगा, हवाई जहाज निकाल देंगे, जिंदगी भर जितना कमाएंगे उतना मिल जाएगा उससे। मजाक कर रही हूँ, मतलब आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको साइकिल मिलेगी, है ना, या आपको ट्रक मिलेगा, या आपको गाड़ी मिलेगी, इसलिए 140 नंबर लेकर के अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो। सिर्फ आप इसलिए ला रहे हो क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है, आपने पढ़ के सीख लिया सब कुछ, मैक्सिमम स्कोर, उसके बाद जो आए वो आए, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड है बच्ची। क्यों? क्योंकि और ज्यादातर लोग एक्सटर्नली ही मोटिवेटेड होते हैं,
क्योंकि जिस चीज में उनको इंटरेस्ट होता है वो करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है, या वो सीख नहीं पाते, है ना। तो कि नौकरी मिलेगी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। बहुत कम लोग होंगे जिनको सच में टीचिंग में इंटरेस्ट है या पेडागोजी पढ़ के मजा आता है, तो अब वो बेहतरीन शिक्षक बन पाए इसलिए भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है इसमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी इंक्लूडेड हो कि ठीक है नौकरी भी मिलेगी, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाएगी, अब्राहम मैस्लो की सेकंड लेवल की नीड भी पूरी हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी और सेफ्टी भी पूरी हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल तो वैसे भी अभी भी हो रखी होगी, खाना तो मिल ही जाता होगा। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल रीजन के लिए पढ़ रही है, रिवॉर्ड के लिए, फर्स्ट आने के लिए। तो अगर सिर्फ हवाई जहाज के लिए पढ़ रहे हो तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप में से कई लोगों के हम कब मिल पाएंगे, कितने नंबर लाएं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन इंटरनल भी हो सकती है कि आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, दोनों कंबाइंड भी चल सकती हैं। तो इंट्रिंसिकली तब होती है जब रीजन बाहर नहीं होता, नो आउटसाइड रीजन, एंजॉय कर रही होती, जॉय ऑफ लर्निंग होता, उसका खुद का इंटरेस्ट होता गिटार बजाने में, चाहे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो गिटार बजाती है। आपको गाने गाने का शौक है, आप गाने गाते हैं रोज, कोई आपको पैसे देके जाएगा, बैठे थोड़ी आप रोड साइड मजबूरी में या शौक में भी, है ना। तो ये एक्सटर्नल रीजन है, मास्टरी ओरिएंटेड नहीं है। मास्टरी में तो आपको सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, रिवॉर्ड मिले ना मिले। फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं कि बस किसी तरह से पास हो जाओ, जैसे राजू रस्तोगी था 3 इडियट्स में, है ना, कि आप बस उसको फेल नहीं होना था कुछ भी करके। मास्टरी ओरिएंटेशन, वो जो आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो, वो मास्टरी ओरिएंटेशन है और इंटरनल मोटिवेशन भी उसके अंदर भरपूर है। ये फेलियर अवॉइडेंस वो है आपका, और जिसको परफॉर्म करना था कि बस नौकरी लग जाए, वो एक्सट्रिंसिक है दोनों, राजू और ये जो तीसरा दोस्त था फरहान। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसके बाद 3 सवाल और बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज रिप्रेजेंट कल्चरली रिस्पॉन्सिव एंड एसेट बेस्ड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ डाइवर्स क्लासरूम। भाई व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करना है टीचर को, यानी अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, रोबोट्स हो जाएंगे नहीं तो सारे सेम हो गए, तो इनको केटर करने के लिए कौन सा मेथड बढ़िया है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें स्कूल की मीडियम के साथ साथ, और स्कैफोल्ड करेंगे आप उनको जहां जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली अप्लाइंग अ सिंगुलर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है स्कूल के, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब वो बेहतर तरीका नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। इंटीग्रेटिंग लोकल फोकलोर, जो बच्चे की कम्युनिटी में भाषा या गीत या समुदाय में जो उसके त्योहार मनाए जा रहे हैं उन सबसे कनेक्ट करना, ये सही है। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स परमानेंटली बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट, जो 90% लाता है उसको एक ग्रुप में डालेंगे, बाकी को अलग डालेंगे, गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ये जो सही है, ओनली फर्स्ट थर्ड, फोर्थ नहीं, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा ये इधर उधर हो गया टाइपिंग में ना, फर्स्ट थर्ड कहीं पे दिख रहा है, हाँ ये है तो सही, फर्स्ट ऑप्शन। ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये इसके साथ है सेकंड के साथ, कभी इसके साथ लिखा हुआ है तो आप मान लो, है ना, ये इसके साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही है, तो यही सही होगा पहला ऑप्शन। ज्यादातर लोग, कितने लोग, 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, असर्शन और रीजन। अंजलि राहुल आ गए हैं वापस से। क्या कह रही है अंजलि कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम adaptations should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बात तो सही है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन वही तो है जहां पढ़ाने के तरीके में, लर्निंग के गोल्स में अलग अलग बच्चे की नीड के हिसाब से चेंज किया जाए। हर बच्चे को मैथ्स में ही अच्छा करना है नहीं, उसको बेहतर करना है पहले से, जहां वो था उससे बेहतर बनना है, जैसे आप कल थे उससे आज बेहतर बनना है। शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं बनना है, वो सही तरीका नहीं है। कई लोगों के लिए काम करता होगा बट दैट इज नॉट द राइट वे इन पेडागोजी। रीजन क्या है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल एप्रोप्रिएट अप्रोचेस एंड असेसमेंट। सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो, व्यक्तिगत विविधताओं को निपटा दो, रोबोट बना दो बच्चे को, सब रट्टू तोता बन जाए, ये एकदम नेगेटिव है, बच्चे के पक्ष में है ही नहीं। तो ये बोथ वाला ऑप्शन तो एकदम हट गया। जब ए और आर में से कोई एक गलत निकल गया तो बोथ तो एकदम हट गया, खत्म ही हो गए ये दोनों ऑप्शन, तो एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ इनके बारे में, है ना, भूल जाओ अंजलि और राहुल साथ आएंगे, मतलब ही नहीं है। ए एंड आर बोथ तो आएगा ही नहीं। अब ए सही है, आर गलत है, सिंपल बात, ए इज ट्रू, आर इज सही। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, पॉसिबल ही नहीं है बोथ का, तो इसमें तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि तीनों जगह पे बोथ लिखा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन इज द ओनली आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं देखना जरा, बस 33% लोग। मैं ही पढ़ लूं दोबारा, कहीं मैंने गलती कर दी हो, आप लोग भी रुलाओगे किसी दिन। मैंने गलती नहीं की, मैं मजाक कर रही हूँ। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सरकार, ये व्यक्तिगत मतभेद वो नहीं है कि असमानता हो रही है बच्चों में, पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। हिंदी में कई बार मतभेद लिख देगा, ऐसा पॉसिबल है पेपर में भी कि इस तरह का ट्रांसलेशन देखने को मिल जाए, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पेडागोजी में
व्यक्तिगत विभिन्नताएं या व्यक्तिगत मतभेद बुरी बात नहीं है, नहीं तो अब बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे चिट्टी की तरह। चिट्टी रोबोट देखी ना वो रजनीकांत की मूवी, वैसे बन जाएंगे, ह्यूमंस नहीं रहेंगे। हम सब अलग हैं, इसलिए हम डाइवर्सिटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है। तो ए तो सही है, आर गलत है भाई। ऐसी बातें मत करो, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कहाँ मुंह दिखाओगे किसको कि हिमांशु से पेडागोजी पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पढ़ पढ़ के लोग जो है इतने अच्छे शिक्षक बन जा रहे हैं और आप जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो एक बार, प्राथमिक शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा और हमें ज्ञान देने लग रहे हैं। देखो प्राथमिक शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा और आत्म क्षमता की भावना को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बच्चे के पक्ष में नहीं है, सिंपल बात। एनकरेजिंग मास्टरी ओरिएंटेशन, ये तो अच्छी बात होती है, बच्चा मास्टरी हासिल करे सब्जेक्ट पे। डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटर्नल मटेरियल रिवॉर्ड, हाँ ये अच्छी बात नहीं है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ओरिएंटेड, बच्चा एक्टिव है, यहाँ भी सपोर्टिव डेमोक्रेटिक क्लास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड की बात करेगा, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो नहीं आएगा, ये इसका रीजन बाहर है, रिवॉर्ड ग्रेड नंबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, नौकरी लगेगी, शादी होगी, वॉटेवर। ये जो है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। आंतरिक का रीजन अंदर होता है कि आप खुद के लिए वो काम कर रहे हो या इंटरेस्ट के लिए, जिसका रीजन अंदर है, जॉय, आपको पसंद है वो काम इसलिए कर रहे हो, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं एक्सटर्नल कुछ नहीं मिला, वो मिल गया अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ का कॉन्सेप्ट यानी आत्म संप्रत्यय, खुद को वो कैसे देखता है एकेडमिकली, ये एक टीचर इसको कैसे प्रभावित कर सकता है कि बच्चा अपने आप को कैसे देखे, वो फेलियर की तरह देखे, वो अचीवर की तरह देखे, वो अधिगम करता है लर्नर के रूप में देखे। ये टीचर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, या इवन माँ बाप भी। तो आत्म संप्रत्यय, बच्चा खुद को कैसे देखता है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट कैसे इन्फ्लुएंस होगा टीचर के द्वारा स्ट्रांगली। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, देखिए टीचर की एक्सपेक्टेशन लो नहीं होनी चाहिए बच्चे से, एक्सपेक्टेशन हाई होगी तो ही ठीक है, एक्सपेक्टेशन लो नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन लो का मतलब होगा कि जो विशेष छात्र हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, या मान लो ADHD है, तो आप स्पेशल स्टूडेंट से या ब्लाइंड हैं तो आप कहेंगे बेटा तुम रहने दो, तुम तो गुजारा कर लो, यही बहुत है। ये मूर्खता हो जाएगी एकदम टीचर के रूप में, फिर आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, टीचर नहीं है। क्योंकि टीचर के लिए हर बच्चे में पोटेंशियल देखना है आपको एज अ टीचर, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, इंप्लीमेंट करना, लेकिन करना है, इसीलिए बनी है ये सब पेडागोजी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ किताबों के लिए बनी है, एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए बनी है, वो बात अलग है। बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है टीचर का, पेरेंट्स का, सिस्टम का, जो हमारे यहाँ कई बार अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली सरकारी स्कूल्स में, ठीक है ना। तो विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना नहीं भाई। एक्सपेक्टेशन, ये प्रूवन है पेडागोजिकली, रिसर्च है इस पे कि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे के सीखने में पड़ता है। तो आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चे से, या हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने पहले ही मान लिया वो इतना ही अचीव करेगा तो वो उससे भी कम जाएगा बेचारा, क्योंकि वो सोचेगा मेरे टीचर को तो मेरे से वैसी उम्मीद नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कहते हैं जिनको ये उल्टी मोटिवेशन या काउंटर मोटिवेशन का फर्क पड़ता है कि भाई टीचर ने कहते तुमसे कुछ नहीं होगा तो एक दिन कुछ करके दिखाएंगे। वो पॉजिटिव तरीका नहीं है, वैसे भी वो बच्चा फिर नेगेटिव इमोशन से काम कर रहा है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, अगेन वही बात, टीचर की लो एक्सपेक्टेशन बर्बाद कर सकती है बच्चों को, उनके अचीवमेंट लेवल को आगे नहीं बढ़ाएंगी। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव, दंड दो उन बच्चों को जो खुद से इनिशिएट करते हैं, ऑटोनॉमी पहल करते हैं खुद से, नहीं भाई आपको तो बढ़ावा देना है इस चीज को। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, वो क्या है, रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। अब देखो मैं ही वो इंसान हूं जो कहती हूँ कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट को दूर रखो, दंड और पुरस्कार की बात मत करो, लेकिन वही मैं इंसान हूं जो रात और दिन कहती हूँ कि कीवर्ड या टैग वर्ड को रटने से पेपर में बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि लैंग्वेज का गेम है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा पूरे सेंटेंस को तो मैं भी गलत कर दूंगी, कोई भी गलत कर देगा फिर, अगर सिर्फ वर्ड रट लिया है तो छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, तो पुरस्कृत करना आपको लग सकता है नेगेटिव है, बट किस चीज को पुरस्कृत करना, स्वायत्ता को, यानी इंडिपेंडेंट एक्शन लेने को, पहल को, खुद से बच्चा कुछ करके लाया है, एक क्रिएटिव आंसर लिखा है उसने, कोई खुद से एक अलग दृष्टिकोण से कुछ एक्टिविटी की है, तो उसको आपको बढ़ावा देना है, रिवॉर्ड करना है, पुरस्कृत करना है। पुरस्कृत का मतलब नहीं रिवॉर्ड दे दो, पुरस्कृत का मतलब है उसको बढ़ावा देना है यहाँ पे, ठीक है ना, रिवॉर्ड देने की बात नहीं हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सही दिया देखना जरा, देखो इसमें ना एक अच्छा तरीका, 69% लोगों ने, एक अच्छा तरीका इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का ये भी होता है कि आप एलिमिनेट करते चले जाओ, ये बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड दुनिया का, क्योंकि इससे आप कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं जो सही हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हैं तब भी आपको पता है कि फोर्थ ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना।
तो यही मेथड हम डिस्कस करते आ रहे हैं सालों से। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। अगर आपको लगता हो भाई एक महीने रात और दिन मैं सारी बैच की क्लासेस देख लूंगा जो रिकॉर्डेड हैं, लाइव चल रही हैं, मॉक टेस्ट हैं, या कुछ नहीं तो की नोट्स पढ़ लूंगा एनसीईआरटी के या टीचर्स ने जो जो अपने नोट्स दिए हुए हैं बाइलिंगुअल, तो वो आप फिर करियर पे एनरोल कर सकते हो अभी भी सीटेट के बैच में। या अगर पेडागोजी पूरी डिटेल में पढ़नी है तो पेडागोजी स्पेशल में, है ना। सीटेट के लिए नहीं है पेडागोजी स्पेशल, बाकी एग्जाम्स के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, अगर ना किया हो कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार। और कमेंट्स में अभी मैं 1-2 कमेंट्स भी लूंगी। इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, इवन सारे प्रीवियस लेक्चर्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, आंसर्स मार्क्ड होंगे उसमें। अब बता दो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए, और मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बताओगे। और आज तो लंबी हो गई क्लास थोड़ी, 105 मिनट, यानी 1.5 घंटे से ऊपर चले गए हम, 1.25-2 घंटे के आसपास। सॉरी, देखिए अब एक तो आपको ये बताना है कि एक्सप्लेनेशन इतनी ही रखें या कम कर दें, बोलो। पहला ऑप्शन दो इतनी ही रखो, दूसरा दो कि कम कर दो, है ना। है इंग्लिश में बात करते हो अब राहुल ने लिखा है मोर और लेस, तो बता देना एक्सप्लेनेशन मोर रखें या लेस। मोर मत करो ना, चलो ठीक है डन, कि मोर या फिर लेस। मोर का मतलब है कि इतनी ही रखें, या फिर एक्सप्लेनेशन कम कर दें, ज़्यादा लेंदी या ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। आप लोग बताओगे कमेंट करके। 84% लोग कह रहे हैं मोर, मतलब मोर हम कर सकते हैं बट फिर मोर बहुत ज़्यादा मोर हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी, इतने ख़राब जोक, मैं थक गई हूँ दिन भर से क्लासेस और तैयारी के बाद। 1 मिनट रुको यार, मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने दो। हाँ, कुछ 2-4 कमेंट देख लेती हूँ। अब ये लास्ट में रखेंगे क्लास में। पहले तो हम संडे वार्ता करते थे, वो तो अब नहीं हो पाता है। मैं यूट्यूब पे पहले से काफ़ी कम एक्टिव रहती हूँ, बट बीच बीच में आती रहती हूँ कि आपका काम चल जाए, जो बैच वगैरह में नहीं आ पाते हैं वो लोग भी देख पाएँ। लेट मी जस्ट चेक द कमेंट्स। इट्स ओके मैम। मैम प्लीज़ ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन असम समटाइम। हाँ, वहाँ स्थिति सुधरने दीजिए, कोशिश रहेगी पूरी। अभी तो हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। एग्जिट आसिफ, आसिफ नाम के कोई व्यक्ति हैं, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो इनको ब्लॉक कर दीजिए। मैम आई हैड टेकन योर क्लास, आई हैड स्कोर 26 इन CDP बट फेल्ड बाय 4 मार्क्स ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। आई एम अ बंगाली। यार बंगाली लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी गुंजन, बट इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के लिए मेरी कोशिश है कि एक सेशन इस बार मैं ले पाऊँ यूट्यूब पे, है ना, मैराथन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में। और कई साल से जो है वो नहीं हुआ हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी के मैराथन। विल आई क्लियर CTET इन 1 मंथ मैम और नॉट। एम शेख पूछ रहे हैं। 1 महीना बहुत मोर देन इनफ है, इस पर एक वीडियो भी बना देंगे। सीटेट क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है, अगर आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़ लें। 1 महीना नोट्स दिए हुए हैं फ्री, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। एटलीस्ट फ्री नोट्स ही पढ़ लो, कुछ नहीं हो रहा, कोर्स में नहीं आ सकते, डेली नहीं पढ़ सकते, फ्री नोट्स भी पढ़ लोगे और कुछ क्वेश्चन लगा लोगे प्रीवियस ईयर, तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। आप गॉडेस हो CDP की, ये तो आप लोगों का प्यार है। व्हेन विल द लखनऊ मीटअप? करेंगे यार, लखनऊ मीटअप भी अभी करेंगे, धीरे धीरे सब होगा, डोंट वरी। हेलो स्मृति कोई कह रहा है, ये अपने चक्कर में आते हैं कई लोग तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कि हमारी बात बन जाए किसी से। क्यूट मैम क्वालिटी टीचिंग, थैंक यू जी। निपल निपलर या कुछ तो नाम था, बड़े खतरनाक से वो रखते हो आप लोग यूज़र नेम, पढ़े भी नहीं जाते हैं कई बार तो। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यार कमेंट्स, धीमे नहीं कमेंट कर सकते हो। चलो गुड नाइट हो जाते हैं फिर अब। नेक्स्ट क्लास होपफुली तो कल होगी, अगर मुझे माइग्रेन की दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई शाम तक आते आते, क्योंकि अब मैं कल टैबलेट नहीं लूँगी, रोज़ पेन किलर नहीं ले सकती। मतलब मैं किसी किसी दिन ले लेती हूँ जब यूट्यूब पे होती है क्लास, तो क्योंकि रेगुलर मेडिकेशन चल रहा है ऑलरेडी, मेडिसिन है जो रेगुलर में चलती है, बट पेन किलर इमरजेंसी टाइप की, SOS टाइप की है। तो वो क्योंकि इससे पहले बैच की क्लासेस लेकर के ही बैंड बच जाती है, क्योंकि ये लाइट और स्क्रीन से और ट्रिगर होती है ये जो प्रॉब्लम है, और मेरा काम ही ऐसा है। और इतने साल जो लगातार हज़ारों हज़ार लाखों घंटे पढ़ा करके, हज़ारों वीडियोस बना करके, तो उसका भी थोड़ा असर है। डेली फिक्स कर दो मैम क्लास, कल एक वीडियो इस पर भी बनाते हैं कि हम अगले 1 महीने में क्या करने वाले हैं। 1 महीना बचा हुआ है, डेली हो ना हो, लेकिन जो काम की चीज़ें वो सारी करा दूंगी मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। पेडागोजी मैराथन की कोशिश करती हूँ यार मैं पक्का लेने की, अगर तबीयत थोड़ी सुधर गई, बैच में क्लासेस निपटा करके कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश और CDP के मैराथन ले पाऊँ। कमिट नहीं कर रही हूँ, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा बाई चांस नहीं हो पाई तो, है ना। चलिए, टेक केयर। कब होंगी मैराथन? अगर होती है मैराथन तो 15 तारीख के बाद, 15 से 20 के बीच में मान लो आप, वो तीनों मैराथन अगर सब ठीक रहा तो, हिंदी इंग्लिश और CDP की मैराथन, ठीक है। चलिए टेक केयर, सी यू टुमारो, होपफुली
आई सी यू टुमारो एट 10, नहीं 10 नहीं यार 9:15, 9:15 बजे रात को। चलिए टेक केयर। कैसा लगा सेशन, कितने नंबर आए, कहीं कंफ्यूजन रहा हो कमेंट्स में बता देना सब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।